हम आप लोग को पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने इसको क्लासिफाई किया था कि नंबर्स क्या होते हैं, बट थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने पढ़ाया था जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन केवल कर लेते हैं। और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्या कि प्राइम नंबर। हमने प्राइम नंबर की बात की थी, प्राइम नंबर हमने पढ़ाया भी था, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है बच्चों को डाउट रह गया था, तो उसको मैं थोड़ा आज फिर एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ध्यान सुनिएगा होता क्या है ये प्राइम नंबर्स। दिमाग में किया था अभाज्य संख्या, सबसे पहली बात आती है जो किसी से भाग ना जाए, वो अभाज्य है, वही हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अगर इसके डिफिनेशन पे जाएं तो डिफिनेशन में अगर इसके हम जाते हैं, वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, दो ही गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। नंबर्स हैव्स एग्जैक्टली, नंबर्स हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। ध्यान से सुनना, हिंदी वाले ध्यान से सुनेंगे। हिंदी और इंग्लिश और दोनों के लिए है। नंबर्स हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने हो? दो ही गुणनखंड हो, जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने हो? दो ही गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्या। अब दिमाग में एक चीज आती है कि एक क्या हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, एक हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। तो डिफिनेशन हमारी क्या कहती है कि नंबर्स हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर, वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने हो? दो फैक्टर्स हो, दो गुणनखंड हो। तो क्या एक जो हमारा है, क्या इसके दो गुणनखंड है? बिल्कुल नहीं है। तो एक हमारा क्या होगा? वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। एक क्या है हमारा? एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? इसका रीजन ये है कि डिफिनेशन ये कहती है कि प्राइम नंबर वही नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो खुद और एक होता है। तो जब एक होता है, खुद होता है, तो एक का देखो तो एक है, क्या इसका कुछ और है? नहीं है। तो मेरा क्या है? वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन इसमें से बनता है कि 1 से 50 तक, कितने से? 1 से, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो बच्चों इसको याद रखना स्टूडेंट्स कि कितनी होती हैं? 15 होती हैं। इसको कितना याद रखेंगे? 15 होती है। ये रटा क्वेश्चन आता है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। हमारे पास वहां पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या निकाल लें, हमें सिर्फ ऑप्शन मिलता है और हमें टिक लगाना होता है। तो याद रखना कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15 होती हैं। अगर कहते हैं 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 10 होती हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10 अभाज्य संख्याएं। अगर इसी को कंबाइन कर लो, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा मेरा? 25। मतलब 1 से 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 25 होंगी। 1 से 50 तक कितनी होंगी? 15 होंगी। 1 से 100 तक कितनी होंगी? वो हमारी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इतना ध्यान रखना। हमने उस दिन बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? देखो, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो भी 2 होती है। क्वेश्चन उसमें ऐसे पूछते हैं, हमने उस दिन कराया भी था कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही केवल एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है और ऐसी कोई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ये बात थी। अगर बोल दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तुम्हारी कौन सी होती है? वो हमारी होती है। अगर अभाज्य संख्या की हम बात करें, अभाज्य संख्या एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो हमने बताया था कि कितनी कितनी होती हैं। 3, 5, 7 और ले लो अपने आप से। ठीक है, हाँ, 3, 5, 7, इसके आगे और भी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इसमें जो 3, 5, 7 अभी हमने लिखा, 3, 5, 7 में भी एक कॉन्सेप्ट है। 3, 5, 7 में भी एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि 3, 5, 7 ये क्रमागत अभाज्य संख्या है। सिर्फ और सिर्फ
यही एक क्रमागत आभाज्य संख्या है। और आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई भी एक क्रमागत आभाज्य संख्या आपको नहीं मिलने वाली, इतना दिमाग में ध्यान रखना। अगर पेपर में आ गया कि 3 क्रमागत आभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, तो हमारी कौन सी होंगी, 3, 5, 7, इसको दिमाग में बैठा लेना। चलते हैं आगे। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ये क्या होती है, जस्ट उसका प्राइम नंबर का अपोजिट, जो किसी ना किसी नंबर से भाग दे जाए, वो हमारी क्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है। मतलब कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें कि नंबर हैज अ मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ कितने, 2 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 3 गुणनखंड उस नंबर के होने ही चाहिए, अदरवाइज वो मेरा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 2 क्या हमारा कंपोजिट नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, 3 नहीं है। 4 की बात कर लेते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, अब जितने भी होंगे हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 का अगर गुणनखंड निकालोगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 कितने हो गए, 3 हो गए। 6 की बात करते हैं, 6 में कितना आ जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3, भाई 6 हो गए ना। 3 है कि नहीं है, मैंने क्या कहा, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा उसके गुणनखंड होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। और कोई ले लो, 16 ले लो। 16 क्या है, कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है। कैसे, 2, 2, हाँ, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने हो गए, 4 हो गए। मोर देन 2 है या नहीं है, तो मेरा किसमें आ जाएगा, ये कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। वो हमारा कौन सा होता है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या। अब हमने भाज्य पढ़ लिया, अभाज्य पढ़ लिया, अब सहअभाज्य क्या होते हैं। सहअभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका एचसीएफ, ध्यान से सुनना, जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब जिनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर कितना हो, वो 1 ही हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, सहअभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ कितना हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो, एचसीएफ कितना हो, 1 हो। एग्जांपल ले लो इसका, 3, 5, 11, 13 एक्सेट्रा। अगर इनकी बात करते हैं हम, 3, 5, 11, 13, अगर और भी संख्याओं की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन गुणनखंड है, वो कितना मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिनका एचसीएफ सिर्फ कितना हो, 1 हो, वो हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है क्या, कि परफेक्ट नंबर, कि कोई भी नंबर परफेक्ट कब होता है। कोई भी चीज परफेक्ट, जैसे हम बात करते हैं कि ये चीज परफेक्ट है, ऐसे नंबर्स की बात करते हैं तो कौन सा नंबर, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो क्या होंगे, परफेक्ट नंबर होंगे, परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। इसलिए क्वेश्चंस आते हैं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इफ sum of all the factors of a number, if sum of all the factors of a number is equal to that number, is equal to that number। अब जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, एक्सक्लूडिंग
दैट नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। कहने का इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर ऑफ दैट नंबर, ऑफ अ नंबर नहीं, सॉरी, ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर होता है बिना उस संख्या को शामिल किए हुए, तो हमारा क्या होता है, वो नंबर हमारा क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिमाग में बैठ गई चीज कि यदि, हाँ, इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब यदि अगर उस संख्या का हम गुणनखंड निकालते हैं और उनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसमें से उस संख्या को हम निकाल देंगे, उसमें से उस संख्या को हम निकाल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, 6। एग्जांपल हमने 6 लिया, इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6, यही तो गुणनखंड होगा और कुछ तो होगा नहीं। अभी मैंने क्या कहा, हिंदी वाले ध्यान सुनेंगे, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, कंडीशन क्या है कि उस संख्या को न लिया जाए उसमें, तब हमारा क्या परफेक्ट नंबर है। तो उस संख्या को न लिया, मतलब किसको न लिया, 6 है, 6 का निकाल रहे हैं, हमें पता करना है कि 6 मेरा क्या है, परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 6 को हटा देंगे, 6 को हटा देंगे, 6 को हमने हटा दिया, अब क्या करना है, जोड़ना है, 3 + 2 + 1, करना क्या है, ध्यान से देखना, करना क्या है, 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6। देखो 6 और ये 6 आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट नंबर होगा। और कोई एग्जांपल ले लें, हाँ 9 देखते हैं, 9 ले लेते हैं, 9 का देखो 1 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 9, यही तो सौ गुणनखंड होगा, निकल गया। जब निकल गया तो हमने क्या किया, उस नंबर को लेना नहीं है, मतलब 9 को हमें नहीं लेना, 9 को हमने हटा दिया। अब इसको जोड़ो, 1 + 3 + 3, 3 3 6 7, क्या 9 7 के बराबर है? जब 9 7 के बराबर नहीं है तो 9 हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 28 की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी डिजिट मैं ले रहा हूं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछे गए हैं। 28 लिया, देखते हैं 1 2 4 7 14 और ये 28, यही तो इसके गुणनखंड होंगे, गुणनखंड यही होंगे। जब गुणनखंड होंगे तो मैंने क्या कहा, हमें उस नंबर को नहीं लेना है, उस नंबर को मतलब किसको, 28 का निकाला है, पता करना है 28 परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट नंबर है, 28 का निकालो तो 28 को नहीं लेना है। 28 का नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, हम 1 + 2 + 4 + 7 + 14, देखो 1 2 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28, 28 आ गया। अब देखने की 28 क्या है, 28 के बराबर है, तो मेरा क्या है, 28 परफेक्ट नंबर हमारा हो गया। अब तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल शायद मेरे हिसाब से एक नंबर है 496, 496, इसको ध्यान में रखना। इसकी कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये सीडीएस का क्वेश्चन आया हुआ है 496, इसको मैं निकालने वाला नहीं, 496, इतना ध्यान रखना कि ये 3 अंकों की सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है, कौन सा है वो, 496, कौन सा है, 496। तो अभी हम लोग कौन कौन सा नंबर पढ़े हैं, 6 28 496। अब आपकी मर्जी है तो आगे निकाल के आप लोग चेक कर लो, मैंने चेक करने का हमने रूल बता दिया है कि परफेक्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लोग जनरली यूज भी करते हैं, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, ऑड होगा, ऑड प्लस माइनस इवन, ये हमारा क्या होगा,
ऑड इवन प्लस माइनस इवन, ये हमारा क्या होगा, इस चीज को दिमाग में ध्यान रखना है। ऑड प्लस इवन ऑड होगा, इवन प्लस इवन ये इवन होगा। अब इसी कहानी बता रहा हूं, ठीक है। ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड होगा, ऑड इंटू इवन इवन होगा, और इवन इंटू इवन ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा इवन होगा। ये भी हमारा क्या होगा, इवन होगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें ध्यान रखना है, जब भी कोई दो डिजिट हम लेंगे, जब भी कोई हम दो डिजिट लेंगे, हमें पता करना होगा कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस इवन क्या होता है, और इवन प्लस इवन क्या होता है। तो ये हम तुरंत, क्योंकि इन छोटी छोटी यूज होती है ना, वो हमें क्वेश्चंस के बीच में यूज करना पड़ता है, और हमारे दिमाग में होता नहीं, स्किप होता है, तो हम वहीं पे टाइम क्या है ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन करने में। कभी कभी तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना कि हम लोग कहते हैं हमने क्वेश्चन को देखा और टिक लगा दी। उसका रीजन यही है ना, क्योंकि उनके जो मैथ के जो छोटी छोटी चीजें उनको पता होती हैं, कहाँ पे गुणा करना, कहाँ पे भाग करना है। ऑड इंटू ऑड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ऑड इंटू इवन करेंगे तो इवन कहाँ पे आएगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। अब अच्छा, यहाँ पे तो ऑड इंटू ऑड ठीक है, इवन ऑड इंटू इवन ठीक है, इवन होगा, इवन इंटू इवन। यहाँ पे राज क्या है कि इवन आएगा। सीधी सी बात है कि इवन आने का क्या, क्योंकि जब भी कोई नंबर इवन का लेंगे, जब भी कोई नंबर हम सम का लेते हैं, तो उसमें दो हमारा हमेशा होता है। एग्जाम्पल ही ले लो इसका, हमने एग्जाम्पल लिया 3 ऑड होता है, इवन हमारा कितना होता है, 2 होता है। चलो 2 नहीं 12 ले लो, और 12 में 2 छुपा है कि नहीं छुपा है, छुपा है ना। 2 तो इवन है, 12 भी इवन है, तो कितना 36 हमारा इवन हुआ, सारी चीज। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमने कल लिखाया था कि ये चीज हमें पढ़ानी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। डाल दीजिए टॉपिक कॉपी में। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान, ठीक है। प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल्स पहले ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम 4 3 5 7 8, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि हमें जो है 4 3 5 7 8 में 8 का हमें फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू बताइए। तो 8 का फेस वैल्यू कितना होगा, वो हमारा 8 ही होगा। अगर 7 का पूछ ले, 7 का फेस वैल्यू हमारा क्या होगा, तो वो भी 7 होगा। अगर पूछ ले 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस मतलब क्या, प्रत्यक्ष क्या है, जो है वही है, जो हकीकत है वही है, तो वही है तो क्या है, 8 हकीकत में 8 ही तो होता है, तो मतलब क्या है कि इसका 8 का 8 ही रहेगा, फेस वैल्यू प्रत्यक्ष वैल्यू 8 ही रहेगी। 4 है, 4 का क्या होता है, 4 की वास्तविकता वैल्यू क्या है, 4 ही तो है, तो 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी, वो 4 ही होगी। जो खेल है, जो सीखना है, वो सीखना हमें किसमें, प्लेस वैल्यू में सीखना है, स्थानीय मान में सीखना है। इसी में स्थानीय मान हम देखते हैं क्या होता है। 4 3 5 7, ठीक है। स्थानीय मान निकालना होगा, मतलब प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू निकालनी है तो अगर हमें कह दे 7 का प्लेस वैल्यू निकालो, चलो 8 का प्लेस वैल्यू निकालो। 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एक ही रहेगा, वो कितना होता है, 8 ही होगा। लेकिन 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 क्या है, 7 है, 7 किस स्थान पर है भाई, स्थानीय मान है। स्थानीय मान मतलब क्या होता है, स्थान, उसकी जगह क्या है, किस जगह पे है, दहाई की जगह पे है। 7 दहाई की जगह पे है, तो गुणे 10 कर दो, 10 कितना होता है, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर बात करते हैं 5 की बात करते हैं, तो 5 किसके स्थान पर है, ये 1000 के स्थान पर 1000 के प्लेस पे है, सॉरी 1000 नहीं 100 के प्लेस पे है, जिसको क्या लिख सकते हैं, 5 into 100
मतलब कितना हो जाएगा सैकड़ा के स्थान पे है नहीं 500। ये हमारा क्या है, स्थानीय मान निकालना होगा कि वो जो संख्या है ना, वो जो संख्या वो किस नंबर पर है, वो किस नंबर पर है, 5 किस नंबर पर है, 100 के नंबर पर है, तो मतलब सैकड़े के स्थान पर तो 500 हो जाएगा। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आता था कि 4 3 7 मतलब 43,578 में आप 8 का प्लेस वैल्यू, ये 7 का प्लेस वैल्यू, ये 5 का प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालिए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि 43,578 में प्लेस वैल्यू मतलब प्रत्यक्ष मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन यहीं से अलग हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं से बदल जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहीं से बदल जाएगा। इसका कुछ मत याद रखो कि सैकड़ा, 1000 ये सब बिल्कुल मत याद रखो, सिर्फ याद रखो कि अगर इसके आगे जितने अंक बचेंगे उतने हम जीरो लगा देंगे। भाई 7 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है कि नहीं है, जीरो लगा दो। 5 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दो। 3 के बाद कितने अंक हैं, 3 है, 3 जीरो लगा दो। 4 के बाद कितने अंक हैं, 4 हैं, जीरो लगा दो। बिल्कुल मत याद, कुछ मत याद रखो, बस इतना मान लो कि स्थानीय मान में उसका उस जगह का मान निकालना है। 7 के पहले कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं, 1 जीरो बढ़ा दो। 5 के बाद कितने अंक हैं, 2 जीरो बढ़ा दो। 3 के बाद कितने अंक हैं, 3 जीरो बढ़ा दो। 4 के बाद कितने अंक हैं, 4 जीरो बढ़ा दो। यही हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि 43,578 में हमें स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान का अंतर बताइए। भाई हमें पता है प्रत्यक्ष मान कैसे निकालते हैं, मतलब फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी। अगर इसका कह देगा अंतर तो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर वही कह दे कि हमें 7 का स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान में अंतर बताइए, भाई स्थानीय मान कितना होता है, अगर 7 की हम बात करते हैं, अगर हम 7 की बात करते हैं, 7 में प्लेस वैल्यू की हम बात करते हैं, 7 में हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो कितना है, 7 है। सॉरी, अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो कितना होगा, 7 होगा। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें मतलब स्थानीय मान की बात करेंगे तो कितना होगा, ये 70 होगा। और दोनों का अंतर कितना होगा, 70 माइनस 7 63। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्वेश्चन सब ये नहीं पूछेगा कि हमें स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान निकाल के बताइए, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमें जो है दोनों का अंतर बताइए। तो अंतर निकालना आप लोगों को आगे होगा, डेफिनेटली आगे होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिविजिबिलिटी भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, ये दिमाग में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सीपीएसआई में इसके हर एक बार एक नए क्वेश्चन रहते ही हैं। एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन है, इसमें वो बिल्कुल बेसिक से पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। अब हमें एक चीज ये बताइए, नंबर्स तो बहुत होते हैं, सबके हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने की जरूरत है, ध्यान में रखना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सबकी कहानी हम बताएंगे। इसकी कहानी बहुत विचित्र है। किसकी, 0 की। हम लोग कंफ्यूज 0 में ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर को 0 से भाग करोगे तो कितना आएगा, हमें ये बता दो केवल। किसी भी नंबर को 0 से भाग करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि गलती यहीं पे होनी है। एग्जांपल लेते हैं, 5 को 0 से भाग करो, 5 को 0 से भाग करो, चलो, या फिर 0 को 5 से भाग करो। ये दोनों चीजें हमें सीखनी है। 0 को 5 से भाग करो और 5 को 0 से भाग करो, ये दोनों चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। जब हम 0 को 5 से भाग करते हैं, जब हम 0 को 5 से भाग करते हैं तो क्या होगा, 0 आएगा। और हाँ, एक और चीज, ये जो तीनों चीज मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखना, क्योंकि नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, लोग यहां पे गलती करते हैं
कि यहां पे तो सीधी सी बात है कि ये इनफाइनाइट होने वाला है। अगर 0 से 5 को भाग करोगे तो कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये भाग में देखना होता है इसको किस नंबर से गुणा कर दें कि ये नंबर मेरा पूरा पूरा कट जाए, ये देखना होता है। ठीक है, ये तो 0 आएगा, लेकिन यहां पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर 0 को हम 1 से किए तो कितना है? 0 आया। 0 को हमने 1 से किया, कितना आया? 0 आया। 0 को हमने 2 से किया, 0 आया। अरे 0 को तुम 98 से कर दो तो फिर भी तो 0 ही आएगा। 0 तो 0 ही रहेगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा आंसर कितना होगा। ये इनफाइनाइट से गुणा कर दो 0 को, 0 ही आएगा। तो इतना ध्यान रखना कि 5/0 जहां पर भी ऐसी संख्या आ जाए उसका आंसर कितना हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। बात कर लेते 0 से 0 को भाग करेंगे तब मेरा क्या होगा? भाई हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते इसे। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। इसे क्या है? इसे हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। इसे हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि कितना है, कैसे हो। ठीक, तो 0 की जो परिभाषा निकल के आती है यहां से वो क्या होगी? 0 इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0 बट ट्रू नंबर इज डिविजिबल बाय, पहले ध्यान से सुन लो उसके बाद आपको समझाते हैं। 0 इज डिविजिबल बाय all numbers but except 0 but all numbers are not divisible by 0। हमने क्या लिखा कि सभी नंबर 0 इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स, मतलब 0 जो है सभी नंबर्स तो भाग दे जाएगा, लेकिन अपवाद क्या है कि ऑल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 0, और सभी नंबर्स 0 से भाग नहीं देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, एक्सेप्ट 0 से। यहां पे जो हमने लिख रखा है कि एक्सेप्ट 0, ये जो है सिवाय 0 के, ये ध्यान रखना जब 0 0 आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये थी 0 की कहानी। आगे चलते हैं। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट है ना वो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल लय में चलेंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये कोशिश करना कि वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? 2 की। बहुत ही प्यारा नंबर है तो 2 4 8, इसकी बात करते हैं। ध्यान से देखना इन नंबर्स को। अभी हमने क्या कहा कि देखो सभी बुक्स में लिखा होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन उन नियम को आपको एक में ही पढ़ना है। ठीक है, 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, दिमाग में बिल्कुल से याद रखना। 2 से वही संख्या विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक क्या होगा? सम होगा। सम नंबर होगा जिनके इकाई का अंक सम होगा, इवन नंबर होगा, वो हमारी क्या है? वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल दिमाग में ये ध्यान रखना कि वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी जिनका इकाई का अंक एक सम संख्या है, वो नंबर 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, 4 5 6 7 8, क्या ये 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? लास्ट में कितना नंबर है? 8 है। सिर्फ और सिर्फ हमें इकाई के अंक को देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर कितनी? 1 है। ये लिखने का कॉन्सेप्ट यही है। अगर हम 4 की बात करते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। जो अंत के जो 2 डिजिट हैं वो किससे भाग होनी चाहिए? वो 4 से अगर भाग होते हैं, लास्ट के 2 अंक अगर वो 4 से भाग होते हैं तो वो नंबर क्या है? 2 से डेफिनेटली ही भाग दे जाएंगे। बिल्कुल याद रखना कि लास्ट के अगर 2 डिजिट नंबर, अगर 2 संख्याएं 4 से भाग होती हैं तो क्या है? वो 4 से भाग दे जाएंगी। अगर हम बात करते हैं 8 की, 8 में कितनी पावर है? 8 में कितनी पावर है? 8 में 3 पावर है। 8 2 की घात कितनी है? 3 है। जैसे 4 में क्या था? 2 की घात कितनी थी? 2 थी। तो हमने क्या किया? हमने 2 अंक को देखा। 8 में क्या है? 8 में 3 अंक को देखेंगे हम। अगर
8 से अगर हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 से भाग जाएगा, तो सीधे सीधे एक ही बात ध्यान रखना कि उसके अगर लास्ट के 3 डिजिट नंबर्स अगर 8 से भाग जाते हैं तो क्या है, वो नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, लिख लो कोई भी नंबर 5 6 7 5 2। ठीक है, हमें सिर्फ चेक करना है क्या कि 8 से भाई 8 से डिविजिबल है। पहले चलो 2 से चेक करते हैं। 2 से हमने चेक किया, हाँ लास्ट में 2 दिखा, भाई 2 से भाग जा रहा, कंफर्म है कि ये 2 से भाग जाएगा, ये नंबर 2 से भाग जाएगा। 4 की बात करते हैं। 4 हमने क्या कहा, 2 नंबर को देखना है, 12 है, 12 दिखा, 4 3 12, ये नंबर पूरा पूरा क्या है 4 से भाग जाएगा। 8 की बात करते हैं। 8 का रूल हमने क्या बताया था, 8 का रूल हमने क्या बताया था, 8 का रूल हमने ये बताया कि लास्ट के 3 डिजिट, कितने डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट किससे भागने चाहिए, 8 से भागने चाहिए। भाई 512 याद करो, 512 क्या है, 8 का क्यूब है, 8 है 64, 8 का क्यूब कितना 512। भाई देखने से लग रहा है क्या है 8 से ये भाग जाएगा। कितना समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बस ये कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिए क्योंकि पता नहीं कब कौन सा कॉन्सेप्ट सामने आ जाए। ठीक है भाई, 4 की बात हो गई, 8 की बात हो गई, 5 की बात कर लेते हैं। हाँ पहले 3 की बात करते हैं। 3 और 9, 3 और 9, 3 और 9 की कहानी कुछ नहीं है। 3 और 9 की कहानी यही है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। पहले तो हम सब संख्याओं का योग कर लेंगे। अगर वो योग, अगर वो वाला योग, अगर वो योग 3 या 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या है, पूरी 9 से विभाजित या 3 से विभाजित होगी। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इफ डिवाइडेड बाय 3 और 9 देन दोस नंबर इज डिविजिबल बाय द 3 और 9। मतलब वो अगर उन संख्याओं का योगफल 3 या 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लो, 4 5 6 8, देखते क्या इनका योग 3 से भाग जाएगा। 8 6 14, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, 4 5 9, 9 6 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 कितना होगा, 15 प्लस 8, 8 5 13, 3 23, भाई 23 आ रहा। अब 23 ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 9 से, तो मतलब क्या है, ये नंबर 3 ना तो 3 से और ना ही 9 से डिविजिबल है। चलो आगे में इसमें कहानी करते हैं। 4 लिख दिया, अब जोड़ो, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4, 4 5 9 6 15, 15 8 23, 23 प्लस 4 27, 27। अब 27 देखो, अब 27 में फिर जोड़ो, 27 को भी चेक कर लो, 9, 27 3 से भी भाग जा रहा और 9 से भी भाग जा रहा। ठीक है, तो समझ में आई चीज कि हमें करना क्या है। अगर हमें 3 और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करना है कि ये संख्या 3 और 9 से विभाजित हो रही है या नहीं, तो सबसे पहले काम हमें करना क्या होगा, सबसे पहले काम हमारा यही है कि जो संख्या दी गई है उन संख्याओं का योग निकाल लेंगे। उन संख्याओं का योग निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या जो योगफल है वो क्या 3 या 9 से विभाजित है। अगर 3 से विभाजित तो 3 से भाग जाएगी, अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। ये बात हो गई किसकी, 3 और 9 की। अब आगे बात करते हैं किसकी, 5 की। बहुत सिंपल है इसका, बिल्कुल भी सोचना और समझना नहीं है। 5 में इतना ध्यान रखना कि इकाई अंक 0 हो या तो 5। अगर इकाई अंक 0 या 5 हुआ तो वो संख्या क्या है, 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल, और कोई काम नहीं करना है। अगर इकाई अंक 0 दिखा या 5 दिखा तो वो संख्या क्या है, 5 से डिविजिबल है। 250, भाई लास्ट में कितना है, बहुत छोटी संख्या है, 5 है। 125, 5 है। 1375, 5 है। 1375, 5 5 5, ये भी 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि 5 से ये भाग चला है, क्योंकि लास्ट में कितना इकाई अंक कितना है, 5 है। 6 की कहानी कुछ नहीं, जो 6 की कहानी में ये है कि जो संख्या 2 और 3 से भाग जाएगी वो डेफिनेटली 3 और 6 से ही भाग जाएगी, 6 से भी भाग जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 का गुणनखंड कितना होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3। चलते हैं 7 की तरफ।
सात का रूल बहुत ही अच्छा है और दिमाग में रखना इस चीज को। इसमें पहले एग्जांपल लेते 343, ध्यान से सुनना 343। अब देखो 343, याद करो 343 है क्या, 7 का क्यूब भी होता है। ध्यान सुनना, अब इकाई के अंक को पकड़ेंगे और हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और फिर 34 से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा 28। 28 आ गया। अब देखो क्या ये 7 से डिविजिबल है, जो 28 मेरा आया क्या वो 7 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। क्यों, बिल्कुल भाग चला जाएगा। क्यों, 7 चौक कितना होता है 28 होता है स्टूडेंट्स। तो क्या है 7 का रूल क्या निकला, हम इकाई के अंक को पकड़ेंगे और उससे 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने के बाद क्या बची हुई संख्याओं से क्या कर देंगे हम, बची हुई संख्या मतलब कितना 34 है, बची हुई संख्याओं से उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या, जो अगर माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, अगर वो संख्या 7 से भाग जाती है तो क्या है वो नंबर्स भी हमारा क्या है 7 से भाग जाएगा। इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बड़ा प्यारा ही है वो भी और सबके मन में होता भी है कि भाई इसका क्या होगा, इसका कौन सा कल्याण होने वाला है। तो हमारा कौन सा है 11, सबको रटा होगा, सबको रटा होगा। क्या रटा होगा कि 11 से कौन सी भी नंबर, कौन से नंबर्स भाग जाते हैं, उसका रूल क्या है कि इसमें से सम स्थान वाले और विषम स्थान वाली संख्याओं को लेते हैं, उनका योग करते हैं और उनका योग करने के बाद अगर वो योग या तो 0 हो, ध्यान सुनना, या तो 0 हो या तो वो 11 के मल्टीपल में हो, या तो 0 हो या तो 11 के मल्टीपल में, मतलब 11 का वो गुणनखंड हो, तो वो क्या होगा हमारा, वो संख्या हमारी 11 से भाग जाएगी। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 3 1 ले लिया। अब देखो इसको समझना बिल्कुल है, आप बड़े नंबर्स लीजिएगा, 1 2 3 4 समस्थान, एक ये हो गया और एक ये, दोनों को जोड़ो, 1 + 3 और 3 + 1 कितना आया 4 और ये भी 4 और 4 - 4 कितना होगा, 4 - 4 कितना, 0 आया। हमने क्या कहा था कि या तो 0 हो या तो कितना हो वो, या तो 11 के मल्टीपल में हो, तो संख्या क्या है डेफिनेटली 11 से भाग जाएगी। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नहीं सिर्फ और सिर्फ रूल सिखा रहे हैं, तो रूल में छोटे एग्जांपल्स लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं। 11 का हो गया, 12 का वही है कि जो और 2 और 3 से भाग जाए वो क्या है 12 से डिविजिबल होगा। अब बात कर लेते हैं 13 की, किसकी कर लेते हैं 13 की कर लेते हैं, 13 की बात करते हैं। तो 13 में क्या है कि भाई छोटा एग्जांपल लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेने वाले, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस हम भी कराएंगे लेकिन पहले खुद से तो करिए। 169 बिल्कुल याद होगा, ये नंबर जाना पहचाना क्या है 13 का स्क्वायर है, 13 का वर्ग है। मैं वर्ग पढ़ा चुका हूं इसलिए ज्यादा डिस्कशन उसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने 7 में किया था वही काम इसमें करना है। 9 का इकाई का अंक लेंगे और इसमें कितने का गुणा कर देंगे हम, इसमें कितने का गुणा कर देंगे हम 4 का गुणा। इकाई का अंक लेंगे और इसमें किससे गुणा कर देंगे 4 से कर देंगे, 9 चौक 36 और बची हुई संख्याओं में क्या कर देंगे उसको हम ऐड कर देंगे, 6 6 12 3 1 4 5 52। अब देखते हैं क्या 52 जो है, 52 जो है वो 13 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो 52 है वो 13 से विभाजित हो रहा नहीं हो रहा, हाँ बिल्कुल विभाजित हो रहा है। तो मतलब है कि इसका रूल हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर दिया हो उसका हम इकाई का अंक लेंगे, उसमें हम 4 से गुणा करेंगे और बची हुई संख्याओं में उसमें हम जोड़ देंगे। अगर जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, अगर वो संख्या 13 से भाग जा रही है तो क्या डेफिनेटली वो संख्या हमारी क्या है, पूरी की पूरी संख्या 13 से भाग जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना ही है। पास करते हैं। तो स्टूडेंट्स समझ सकते हैं 7 11 7 11 और 13 को एक साथ क्वेश्चन,
क्योंकि जो 7, 11, 13 का कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरा सीजीएल में बहुत बार पूछा भी गया है। सीजीएल 2005 में, 2012 में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इस पे। इसकी कहानी क्या है, अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लें 9, 8, 7, 2, 0, ध्यान से देखना इस नंबर को। अब अभी तक तो हमने 7 का अलग रूल बताया, 11 का अलग रूल बताया, 13 का अलग रूल बताया, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन ये दे दे कि कोई 6 नंबर की डिजिट दे दे और ये पूछे कि क्या ये संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है, या क्या तीनों से विभाजित है, या सिर्फ एक से विभाजित है, या सिर्फ किसी एक नंबर से विभाजित, या सिर्फ 11 से, या सिर्फ 13 से, या सिर्फ 7 से विभाजित, तो इस पे गौर करना कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हमें इसमें 2 पेयर बना लेने हैं। 2 पेयर बना लेने हैं, ध्यान रखना कितने पेयर, 2 पेयर बना लेने हैं और दोनों को आपस में जोड़ना है। पहले एक पेयर तो मेरा ये हो गया 9, 8, 7 वाला, दूसरा पेयर कौन सा हो गया 2 से 1 वाला। अब देखो 9, 8, 17, सॉरी 9 प्लस 8 प्लस 7, 9, 8, 17, 17 प्लस 7 कितना होगा 24। इसको माइनस करना है, 2 प्लस 0 प्लस 1, 2 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस 3, 21। कितना है स्टूडेंट्स 21 आया, 21 आ गया, 21 आ गया। अब ये देखो क्वेश्चन अगर मेरा यही आया था कि जो है 9872001 ये संख्या है, क्या ये संख्या तीनों से विभाजित है, ऑप्शंस हमारे होते हैं क्या ये तीनों से विभाजित हैं, या सिर्फ ओनली सिर्फ मतलब केवल और केवल 7 से विभाजित है, केवल और केवल 11 से, केवल और केवल 13 से विभाजित है। तो इसमें हमें ध्यान रखना कि ऐसा निकाल लेंगे, क्योंकि पहले हमने 7, 11, 13 का अलग अलग बताया था, लेकिन अब क्या तीनों को कंबाइन करके बता रहा हूं। तो भाई देख लो 21 क्या है, 21 किससे विभाजित है, 11 से विभाजित नहीं है ना 13 से, किससे विभाजित, ये 7 से विभाजित है। तो कहने का मतलब क्या है कि 987201 ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 7 से डेफिनेटली विभाजित हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो फिर हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक नंबर फाउंड बाय रिपीटिंग 3 नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल का है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया कि कोई भी रिपीटिंग आप नंबर्स ले लीजिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि 561 ही लूं, कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन फॉर्म यही होना चाहिए। तो ये नंबर किससे डिविजिबल, किससे भाग जाएगा। सीधी कहानी इसकी यही है कि अगर ऑप्शन में ओनली 7 है, ओनली 11, ओनली 13 और 1001 है, दिमाग में ये रखना कि हम अगर चेक करने जाएंगे, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, ये नंबर तीनों से भाग जा रहा है, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, तो ऑप्शन में टिक कौन सा लगाए हैं हम। तो ध्यान रखना कि भाई 1001 है। ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल डेफिनेटली आया हुआ है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्यों, क्योंकि आप जब गुना करने जाएंगे किसका 7, 11 और 13 का, तो कितना आएगा रिजल्ट 1001 आएगा, इतना ध्यान रखना। तो मतलब क्या ये नंबर जो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा कितना हो जाएगा वो। एक क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। हिंदी वाले सुन ले ध्यान से, हिंदी वाले के लिए है कि अगर कोई नंबर दोनों से विभाजित है, अगर कोई नंबर दोनों से विभाजित है 11 और 13 से, तो कंडीशन हमारी कौन सी इसमें फुलफिल होगी, कौन सी कंडीशन हमारी इसमें फुलफिल होगी, ये ध्यान रखना बिल्कुल से। अब इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया है कि उसमें 3 नंबर थे 7, 11 और 13, तो भाई इसमें देखा उसमें मल्टीपल 1001 आया था। तो इसमें ध्यान रखना कि वो नंबर हमेशा किससे सेटिस्फाई होगा, 11 into 13, मतलब किससे भाग जाएगा 11 गुणे 13, क्योंकि वो क्या है दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो उसके गुणनखंड से भी तो डिविजिबल होगा। उस नंबर को आप गुणा कर दीजिए, गुणा करके रिजल्ट वही आ जाएगा और उससे क्या है वो भाग दे जाएगा। जैसे 1001 आया था उस तरह ये भी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय। तो अगर कोई एक नंबर दोनों से भाग जाता है तो वो कौन सी कंडीशन को या किससे भाग जाएगा, किस कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो 11 और 13, मतलब वो नंबर हमारा 11 गुणे 13 से भी भाग जाएगा। चलते हैं अपने, इफ अ 7, 8 स्टार 3, 9, 4, 5 इज डिविजिबल बाय 11 where star is a digit then is equal to ठीक है। कह रहे हैं कि यदि
7 8 स्टार 3 9 4 5 भाग जाता है किससे, किससे भाग जाता है 11 से। तो स्टार की जगह अगर वो स्टार एक अंक है तो ये स्टार किसके बराबर होगा, जो फिंग द ब्लैंक्स जो खाली जगह है जहां पे कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे क्या होगा। अभी अभी हमने क्या बताया था, ध्यान से सुनना, अभी अभी हमने क्या बताया था कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल को फाइंड आउट करना है कि अगर 11 से ये नंबर भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हमें सीधी सी बात रखना है कि ऑड और इवन प्लेस को देखेंगे और क्या होगा उसको माइनस कर देंगे। उसका माइनस करने पे अगर वो संख्या अगर 0 है या तो 11 के मल्टीपल में है तो संख्या क्या है भाग जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। चलो इसमें करके देख लेते हैं। तो मतलब 11 से डिविजन को देखना है तो हमें सिर्फ लिख लीजिए 7 8 स्टार 3 9 4 5। ठीक है, बिल्कुल आराम से बताऊंगा और ध्यान से सीखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, मैंने क्या कहा था 11 के डिविजिबिलिटी में कि वही नंबर 11 से भाग जाएगी जिसमें ऑड मतलब जो संख्या ऑड नंबर पर है और जो संख्या इस इवन नंबर पर है दोनों को ऐड करने के बाद आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अगर वो नंबर 0 हो या तो 11 हो तो क्या है वो नंबर हमारी 11 से भाग जाएगी। इसमें देखते हैं क्या है 7 प्लस यहां पे इसको x मान लो 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 5 माइनस करना है 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4 ये करना है। देखो 9 7 16 16 5 21 21 प्लस x माइनस 8 4 12 3 15 कितना आ जाएगा हमारा 6 प्लस x। और अभी हमने क्या बताया कि या तो 0 हो, यहां भी कहानी सुनना, या तो 0 हो या तो क्या हो 11 हो। अब देखो यहां पे हम डबल डिजिट तो रख नहीं सकते हैं, 2 अंकों की संख्या को हम रख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे कुछ ऐसा सोचें कि यहाँ पे क्या हो या तो 0 आ जाए और या तो 11 आ जाए। अब ऑप्शन को चेक करो 4 रखेंगे तो 10 आएगा और हम प्लस करना है, ध्यान रखना 6 6 12 और 8 6 14 5 जैसे ही रखे ना हमने 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। कंडीशन हमारी क्या होगी सेटिस्फाई हो गई। 6 प्लस 5 11 तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा इसका 5 हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से करना था हमें। और हमने यहाँ पे सीखा क्या कि अगर हमें डिविजिबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो क्या ये नहीं आ रहा नहीं आ रहा कहां तक करता हूं ऊपर आ रहा है ये नहीं आ रहा। ठीक है 21 प्लस x है तो 21 प्लस x माइनस 15 तो इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 प्लस x। और हमने क्या कहा था 0 और 11 होना चाहिए, कितना 0 और 11 होना चाहिए। अब अपने ऑप्शन को देखते हैं, अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। 4 रखेंगे 10 आएगा, 5 रखेंगे 11, अरे 11 तो आ गया, 11 आ गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 प्लस 5 कितना 11। मैंने क्या कहा था जैसे 0 आया तो 11 आया तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना 5 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस किए हैं और दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ हो सकता है 11 की जगह 9 कर दे, 3 कर दे, 7 कर दे, कुछ भी कर सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें रूल याद है तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन हम क्लास और लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस ही होंगे और वो सारे क्वेश्चंस आपके जो पेपर्स हो चुके हैं वो एग्जाम में जो एग्जाम हो चुके हैं उसी में से आप हम क्वेश्चंस लेंगे और उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रूल के साथ और जोश के साथ हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे।